साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक अब नए साल में नए क्लेवर सीटेट वाला, बिल्कुल सही, सीटेट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस, लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के टेस्ट संख्या 60 के साथ मैं हरी सर आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ के होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे यूट्यूब के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। आज कल जो आपने पढ़ा है उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले वीवीआई रैपिड रिकॉल में देखते हैं। पढ़े वही जो परीक्षा में आए। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन विद्यालय शिक्षा से संबंध नहीं है? डी, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा से संबंध नहीं है? वयस्क शिक्षा कार्यक्रम। दूसरा, सन 1992 में भारत सरकार द्वारा गठित यशपाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? डी, उपरोक्त सभी बच्चों पर शैक्षिक बोझ, किशोरों पर पाठ्यक्रम बोझ और हड़ताल एवं डिग्रियों की समीक्षा। तीसरा, पाठचर्या निर्माण एवं पाठ्य विशेषज्ञों के कर्म संबंधी किस मूल प्रवृत्ति पर यशपाल समिति ने बल दिया था? बिल्कुल बी है, विकेंद्रीकरण। पाठचर्या निर्माण एवं पाठ्य विशेषज्ञों के कर्म संबंधी किस मूल प्रवृत्ति पर यशपाल समिति ने बल दिया था? विकेंद्रीकरण। साथियों, सेट को आप हल्के में लेने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बार आपके संस्था ने जो प्रैक्टिस सेट करवाया था तो लमसम 88 से 90% सीटेट के परीक्षा में क्वेश्चन टच किया है। तो आप अगर गंभीरता से सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, 10 मिनट आप हमें मात्र दें और बीपीएससी प्रधान शिक्षक या सीटेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की गारंटी हमारी है। तो आप ABCD लगा रहे होंगे और आपको कितना नंबर आया निश्चित रूप से यूट्यूब पर आप कमेंट करेंगे। चौथा, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की जरूरी भूमिका को यशपाल समिति ने किस रूप में रेखांकित किया था? परामर्शक। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की जरूरी भूमिका को यशपाल समिति ने किस रूप में रेखांकित किया था? परामर्शक। 5, यशपाल समिति ने आनंदपूर्ण विद्यार्थी अधिगम संबंधी अवधारणा विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस उपाय पर सर्वाधिक जोर दिया था? डी, उपरोक्त सभी सहयोगी सहभागी क्रियाएं, सामूहिक सामुदायिक क्रियाएं, व्यक्तिगत उपलब्धि हतोत्साहन। अर्थात यशपाल समिति ने आनंदपूर्ण विद्यार्थी अधिगम संबंधी अवधारणा विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस उपाय पर सर्वाधिक जोर दिया था? सहयोगी सहभागी क्रियाएं, सामूहिक सामुदायिक क्रियाएं, व्यक्तिगत उपलब्धि हतोत्साहन। 6, यशपाल समिति ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों को निम्नलिखित में से किस रूप में रेखांकित किया था? डी, उपरोक्त सभी पुस्तकें स्कूल की संपत्ति है, बच्चों को पुस्तकें नहीं खरीदना, सी पुस्तकें प्रतिदिन घर न लाना ले जाना। यशपाल समिति ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों को निम्नलिखित में से किस रूप में रेखांकित किया था? पुस्तकें स्कूल की संपत्ति है, बच्चों को पुस्तकें नहीं खरीदना, सी पुस्तकें प्रतिदिन घर न लाना ले जाना। 7, यशपाल समिति ने बच्चों के लिए परिवेशगत वातावरण के अवलोकन पर्यवेक्षण अपनाने पर जोर किस कार्य के विकल्प के तौर पर दिया गया था? गृह कार्य। यशपाल समिति ने बच्चों के लिए परिवेशगत वातावरण के अवलोकन पर्यवेक्षण अपनाने पर जोर किस कार्य के विकल्प के तौर पर दिया गया था? गृह कार्य। 8, यशपाल समिति ने भाषा संबंधी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा संबंधी किस विशेषता पर बल दिया है? उपरोक्त सभी स्थानीय कहानियां, स्थानीय मुहावरे, बालमन, अनुभूतियां। अर्थात यशपाल समिति ने भाषा संबंधी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा संबंधी किस विशेषता पर बल दिया था? स्थानीय कहानियां, स्थानीय मुहावरे, बालमन, अनुभूतियां। 9,
विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध में यशपाल समिति के विचार के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? डी, उपरोक्त सभी विज्ञान में प्रयोग क्षमता, जीवन स्थितियों के विश्लेषण क्षमता, विकास की समस्या एवं प्राथमिकता का आकलन क्षमता। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध में यशपाल समिति के विचार के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? विज्ञान में प्रयोग क्षमता, जीवन स्थितियों की विश्लेषण क्षमता, विकास की समस्या एवं प्राथमिकता का आकलन क्षमता। 10, प्राथमिक शिक्षा से संबंध गुणवत्ता मानकों के संबंध में यशपाल समिति का निम्नलिखित में से कौन सा विचार सत्य है? डी, उपरोक्त सभी ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, सुविधाओं में प्रतिशतता, उपस्थिति की प्रतिशतता, अर्थात प्राथमिक शिक्षा से संबंध गुणवत्ता मानकों के संबंध में यशपाल समिति का निम्नलिखित में से कौन सा विचार सत्य है? ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, सुविधाओं में प्रतिशतता, उपस्थिति की प्रतिशतता। 11, शिक्षा में गुणवत्ता मानकों के आधार व मानदंड के संदर्भ में यशपाल समिति ने किसे प्राथमिकता दिया था? बिल्कुल उपरोक्त सभी अध्यापकों का ज्ञान, अनुभव एवं शैली, बच्चों की क्रिया एवं सहभागिता, शारीरिक एवं पर्यावरण के शिक्षा, परीक्षा उपलब्धि, अर्थात शिक्षा में गुणवत्ता मानकों के आधार पर मानदंडों के संदर्भ में यशपाल समिति ने किसे प्राथमिकता दिया था? अध्यापकों का ज्ञान, अनुभव एवं शैली, बच्चों की क्रिया एवं सहभागिता, शारीरिक एवं पर्यावरण की शिक्षा, परीक्षा उपलब्धि। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है यशपाल समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में रहता है, चाहे वो CTET हो, KVS हो, NVS हो या किसी भी तरह का टेट हो। तो निश्चित रूप से आने वाला जो BPSC प्रधान शिक्षक का परीक्षा है उसमें भी इससे 1 या 2 नंबर का निश्चित रूप से प्रश्न रहेगा। और आपको विदित है कि इस बार परीक्षा जो लिया जाएगा वो काफ़ी टफ होगा, तो आप इसे हल्के में लेने का प्रयास न करें और आप प्रत्येक दिन हमारे साथ 10 मिनट दीजिए और आपको कितना नंबर आ रहा है ये आप YouTube पर कमेंट किया करें अपने जिला के नाम के साथ, तो हमें अच्छा लगेगा। भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा पर एक समिति का गठन किया जिसे यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। यशपाल समिति की रिपोर्ट वर्ष 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने उच्च शिक्षा पर एक समिति का गठन किया जिसे यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल थे और उसका गठन भारत में उच्च शिक्षा में किए जाने वाले सुधारों की जांच के लिए किया गया था। यशपाल विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, अकादमी और उच्च शिक्षा सुधारक थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि IIT और IIM को विविधता लाने और पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में काम करने के लिए दायरे का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यशपाल समिति बिना बोझ के सीखना। 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD भारत सरकार ने स्कूली बच्चों के अधिक बोझ के मुद्दे पर जाने के लिए यशपाल के अध्यक्ष के साथ एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया था। इस समिति को कभी कभी यशपाल समिति भी कहा जाता है। इसलिए छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि 2 यशपाल समितियां हैं जिनका उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक विश्वविद्यालय के विचार पर जोर दिया और कई बार संरचनात्मक परिवर्तनों की वकालत की। यशपाल समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें। यशपाल समिति की रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित है। यह समिति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा छोड़ दिया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि सभी योग्य डीम्ड विश्वविद्यालयों को या तो पूर्ण विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया जाना चाहिए या उन्हें समाप्त करना होगा। तो इस तरह साथियों, हमने आपको जो टॉप का जो बिंदु है यशपाल समिति का वो आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। सागर में गागर भरने का मैंने आपको प्रयास किया है और ये हमारा सेट नंबर 60 है। इसके पूर्व हमने 59 सेट जारी कर दिया है। आपको उन सारे सेटों का मटेरियल चाहिए और इसके आगे भी आपको चाहिए मटेरियल, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक शाम 6 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। तो इन सारे मटेरियल आपको चाहिए तो सिर्फ फोटोकॉपी के मूल्य
₹499 पे आउट करके आपको सारा मटेरियल मिल सकता है। व्हाट्सएप करें 94 723 42 737 पर। पहला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर किस वर्ष की गई? बिल्कुल, इसका उत्तर है डी 1953। उच्च शिक्षा में नई शुरुआत के लिए एक उच्चाधिकार प्राधिकार की स्थापना पर जोर दिया गया। फलस्वरूप देश में उच्च शिक्षा के समन्वय के लिए इस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के गठन की सिफारिश की, जिसका स्थापना 1953 में कर दी गई। दूसरा, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सांविधिक दर्जा भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष प्रदान की गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है। नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। इसका उत्तर है डी 1956। अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 में हुआ। सन 1956 में भारत सरकार ने इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: विश्वविद्यालयों की आर्थिक सहायता की आवश्यकता को जानना और व्यवस्था करना। दूसरा, विश्वविद्यालयों के विकास एवं संचालन हेतु आर्थिक सहायता। तीसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसी भी विश्वविद्यालय की आर्थिक सहायता तथा अनुदान के लिए धन निर्धारण करने का सुझाव देना। चौथा, नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसी संस्था या राज्य को परामर्श देना और 5 वर्ष के संचालन का संपूर्ण व्यय वहन करना। पांचवा, राज्य के विश्वविद्यालय को विकास हेतु अनुदान। छठा, उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्यों और शिक्षण को बढ़ावा देना और इसके लिए आर्थिक सहायता। सातवां, देश की उच्च शिक्षा के विकास हेतु जो वांछित कार्य हो उन्हें पूरा करना। तीसरा, मुदालियार आयोग 1952 का गठन निम्नलिखित में से किस शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु किया गया था? बिल्कुल आपने सही लगाया है, माध्यमिक शिक्षा, सी ऑप्शन। अर्थात मुदालियार आयोग 1952 मुदालियार आयोग वास्तव में माध्यमिक शिक्षा आयोग था, जिसका गठन भारत सरकार ने सन 1952 में किया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग का उद्देश्य देश में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा की जांच करना तथा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों, संगठन, इसका प्राथमिक और उच्च शिक्षा संबंध में विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों के सहसंबंध के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा संशोधन के लिए उपाय सुझाना था। चौथा, मुदालियार आयोग में पहली बार किस शैक्षिक समस्या पर कारगर ध्यान एवं समाधान किया था? बिल्कुल आपने सही लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अध्यापक शिक्षा, सी। अर्थात मुदालियार आयोग ने अध्यापकों की समस्याओं तथा अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों का विश्लेषण भी किया और संस्तुति की कि अध्यापक शिक्षा की 2 प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए। एक अलग बोर्ड के अधीन प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं, जिनका उद्देश्य उन सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करना था जिन्हें मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी कक्षा उत्तीर्ण की हो। यह कार्यक्रम 2 वर्ष का था। 5, शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में मुदालियार कमीशन ने किन विधियों के आयोजन पर बल दिया था? तो बिल्कुल इसका उत्तर है, बिल्कुल सही आपने लगाया है, डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी सेमिनार, संगोष्ठी, वर्कशॉप, रिफ्रेशर कोर्स। अर्थात प्रशिक्षण कॉलेजों में रिफ्रेशर कोर्स गहन पाठ्यक्रमों, वर्कशॉप, सेमिनार और संगोष्ठियों के माध्यम से पेशेवर वृत्ति का विकास किया जाना था। इससे इन सर्विस शिक्षकों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं जो विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त तथा संबंध होगी और जिनका उद्देश्य स्नातकों को 1 साल की अवधि के लिए प्रशिक्षित करना था। 6, सन 1958 में गठित महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था?
बिल्कुल दुर्गाबाई देशमुख बी ऑप्शन है। महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 भारत सरकार ने मई 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। 7वां, लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता किस समिति ने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 7 नंबर, इसका उत्तर है बिल्कुल देशमुख समिति। अर्थात एक मनस्वी महिला होने के नाते उन्होंने शिक्षा में लैंगिक समानता पर बल दिया। इस समिति की रिपोर्ट सन 1958 में प्रकाशित हुई, जिसने अनुशंसा की कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मिडिल स्कूल तक सह शिक्षा, हाई स्कूलों पर अलग, बालिका स्कूल, शिशु सदन, महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। चैनल पर कोई पहली बार है और अगर आपको प्रधान शिक्षक या सीटेट पास करके शिक्षक बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना सुंदर सा प्यारा सा जिला जरूर कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके जैसे होनहार शिक्षक एग्जाम की प्रिपेयरिंग करके एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। 8वां, गांधी जी ने किस प्रसिद्ध शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? बिल्कुल इसका उत्तर है गुजरात विद्यापीठ। गांधी जी ने किस प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी? गुजरात विद्यापीठ। 9, स्वतंत्र भारतीय शैक्षिक आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सत्य है? बिल्कुल राधाकृष्ण, मुदालियर, देशमुख, कोठारी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। स्वतंत्र भारतीय शैक्षिक आयोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सत्य है? राधाकृष्ण, मुदालियर, देशमुख, कोठारी। 10, देश में शिक्षक दिवस किस महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपने बिल्कुल सही लगाया है। देश में शिक्षक दिवस किस महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 11, राधाकृष्णन आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस आयोग से था? बिल्कुल विश्वविद्यालय आयोग से। राधाकृष्णन आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस आयोग से था? विश्वविद्यालय आयोग से। 12, विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत की? बिल्कुल 1949। विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत की? 1949। 13, राधाकृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष बल दिया था? बिल्कुल उपरोक्त सभी, सांस्कृतिक एवं साहित्य, विज्ञान एवं कला, दर्शन एवं विज्ञान। राधाकृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष बल दिया था? तो संस्कृति एवं साहित्य, विज्ञान एवं कला, दर्शन एवं विज्ञान। 14, सन 1975 में एनसीईआरटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कक्षा क्रम के लिए एक आदर्श पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी? बिल्कुल कक्षा 1 से 10। सन 1975 में एनसीईआरटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कक्षा क्रम के लिए एक आदर्श पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी? कक्षा 1 से 10 तक। 1975 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने एक उपागम पत्र के द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के लिए प्रस्तावित आदर्श पाठ्यक्रम मॉडल करिकुलम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस पत्र पर राष्ट्रीय विचार विमर्श के उपरांत 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। अनेक राज्यों में इसे नवीन शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया। 1977 में भारत सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली की समीक्षा हेतु ईश्वर भाई पटेल समिति नियुक्त की, जिसने पूर्व वर्षों में इस प्रणाली के अंतर्गत किए गए कार्यों के आधार पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने की सिफारिश की। पाठ्यक्रम पुनर्संरचना के बारे में इस समिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिविटी वर्क के संप्रत्यय को हाई स्कूल पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान किया गया। 1977 ईस्वी में एक अन्य समिति प्लस 2 समिति
मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर मैल्कम एस आदिसैया की अध्यक्षता में नियुक्त की गई, जिसका कार्य +2 स्तर पर उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना था। साथियों, ये कुछ प्रश्नों को जो मैं इन डिटेल कर देता हूँ, ये आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको इन डिटेल में चाहिए या बिल्कुल मैं जो उत्तर बता के पहले बताया करता था वो? आपको इन दोनों में कौन सा चाहिए प्रारूप, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपका परीक्षा बिल्कुल फुल प्रूफ तरीका से हो सके और आप मोर देन मैक्सिमम 120-30 प्लस से आप परीक्षा को पास करें? तो आप अपना YouTube पर कमेंट करेंगे कि अभी का जो पढ़ाने का मेरा पैटर्न है वो अच्छा है या इसमें भी आप कुछ बदलाव चाहते हैं। अपने जिला का नाम निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। 15 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 एवं 12 के लिए कोठारी आयोग ने किस विषय समूह के अध्ययन की अनुशंसा की थी? बिल्कुल, 2 भाषाओं एवं कला या विज्ञान संबंधी 3 विषय। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 एवं 12 के लिए कोठारी आयोग ने किस विषय समूह के अध्ययन की अनुशंसा की थी? 2 भाषाएं एवं कला या विज्ञान संबंधी 3 विषय। 16 पाठचर्या निर्माण क्रम में सिद्धांत कौन सा विषय प्रमुखता से ध्यातव्य है? उपरोक्त सभी पर्यावरण संरक्षण, शांति व विकास हेतु शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा। अर्थात पाठचर्या निर्माण क्रम में सिद्धांत कौन सा विषय प्रमुखता से ध्यातव्य है? पर्यावरण संरक्षण, शांति व विकास हेतु शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा। 17 पाठचर्या में अध्यापन और शेष पाठ्य सहगामी एवं अतिरिक्त योग्यता के लिए प्राप्तांकों का अधिभार क्रमशः रखा गया है। बिल्कुल आपने सही लगाया है, 80% एवं 20%। पाठचर्या में अध्यापन और शेष पाठ्य सहगामी एवं अतिरिक्त योग्यताओं के प्राप्तांकों का अधिभार क्रमशः रखा गया है, 80% एवं 20%। 18 शिक्षा के जीवन संबंधी आयामों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? बिल्कुल डी, उपरोक्त सभी समाजार्थिक, सांस्कृतिक, भाव, क्रिया, ज्ञान, औपचारिक, अनौपचारिक। अर्थात शिक्षा के जीवन संबंधी आयाम में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? समाजार्थिक, सांस्कृतिक, भाव, क्रिया, ज्ञान, औपचारिक, अनौपचारिक। 19 राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क या रूपरेखा का क्या अभिप्राय है? बिल्कुल इसका उत्तर है, आपने सही लगाया है, डी है, उपरोक्त सभी अर्थात संपूर्ण कार्ययोजना, नीतिगत व सैद्धांतिक रूपरेखा। अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क या रूपरेखा का क्या अभिप्राय है? संपूर्ण कार्ययोजना, नीतिगत व सैद्धांतिक रूपरेखा। 20 शिक्षा में अनुशासन का महत्व निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? डी, उपरोक्त सभी शिक्षा में अनुशासन का महत्व निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? अधिगम, विकास, रचनात्मकता। और अंतिम प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से किस विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए? साथियों, आज का हमारा यह सेट अगर आपको लग रहा हो कि आपके परीक्षा में पास होने में सहायता करने वाला है, तो निश्चित रूप से आप 2 शिक्षक साथियों को इसको सेंड करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और 21 का उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी पाठ्येतर, पाठ्य सहगामी और पाठ्यांतर्गत। अर्थात प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से किस विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए? पाठ्येतर, पाठ्य सहगामी, पाठ्यांतर्गत। जय हिंद, जय भारत।